हेलो गाइस, मैं हूं मुकेश वर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सिलेबस साइंस। और इसमें आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन का 8th वंडर कहा जाता है। 8th वंडर। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कोई भी काम नहीं चल सकता। तो इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। इसके बहुत सारे एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज में जैसे कि ये बहुत ही क्लीन होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, बहुत ही इफ़िशियंट होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में को हम समझने के लिए हमको सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेसिक में हम बात करेंगे चार्ज का। ठीक है। तो जो हमारा चार्ज होता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो लाइक मास की तरह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। किसी भी मैटर की मास की तरह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है और ये दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है। तो अगर हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी की बात करें तो हम सबको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव और निगेटिव, जब ये दोनों चार्ज आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। और जो लाइक चार्जेस होते हैं जैसे कि पॉजिटिव या फिर निगेटिव और निगेटिव, तो ये दो चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाती है कि कोई भी दो चार्जेस हैं उनके बीच में जो फोर्स F लगता है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स अगर F माने और उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस अगर R है। ठीक है। जैसे कि एक चार्ज Q1 यहाँ पे रख लो, एक चार्ज Q2 यहाँ पे रख लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो, अगर R हो। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों ही चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। तो जब कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट जुटता है। तो इस केस में जो कांस्टेंट जुटेगा वो होता है K। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। K क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्ब्स लॉ। ठीक। और उसके बाद हमारा आता है थर्ड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड मतलब इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, उसमें ऐसा तो है नहीं कि केवल एक ही चार्ज होगा, उसमें बहुत सारे चार्ज होंगे। ठीक है। तो अब अगर हमको उस बॉडी पे टोटल चार्ज निकालना है तो उन सारे चार्जों का हम अगर सम कर देंगे तो हमारा क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज कहने का मतलब क्या है कि एक जो हमारा क्वांटम ऑफ चार्ज होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है एक इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। क्वांटम ऑफ चार्ज किसके इक्वल होगा, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। मतलब कि अगर हम टोटल चार्ज किसी बॉडी पे Q माने और उसमें मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो हमारा टोटल चार्ज मिलेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के उस n नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो ये हमारा होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं कंडक्टर की। ठीक है। तो कंडक्टर क्या होता है, आप लोग छोटे से पढ़ते आ रहे हो। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर एक ऐसा सबस्टेंस होता है, जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो करें। चार्ज आसानी से फ्लो करें, जब चार्ज फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। ठीक है। तो जब चार्ज आसानी से फ्लो करेगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, फ्लो करेगा। और ये चार्ज आसानी से कब कब फ्लो करेगा, जब उसमें क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। जब इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री होंगे तो चार्ज जो है वो आसानी से क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इंसुलेटर का। इंसुलेटर जस्ट कंडक्टर का अपोजिट, मतलब कि एक ऐसा सबस्टेंस जिसमें चार्ज आसानी से फ्लो ना करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। मतलब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं असली सिलेबस का। ये सब तो आपको पहले से पता था। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज
ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, मतलब कि किसी भी कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी पर्टिकुलर सेकंड में जितना चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा कंडक्टर मान लें, अब इसके किसी छोटे से एरिया में से जितना चार्ज ये फ्लो करता है 1 सेकंड में, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब इसके हम लोग यूनिट की बात करेंगे तो इसका फार्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, आई बराबर क्यू, क्यू फॉर चार्ज और टी फॉर टाइम। ठीक है, तो आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, तो वन एम्पियर बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोलम्ब। टाइम का यूनिट क्या लिख सकते हैं, सेकंड। तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कोलम्ब पर सेकंड। ठीक है, इसी तरह हमारा 1 एम्पियर का डेफिनेशन बनता है। तो डेफिनेशन बनाने के लिए हमने आपको बताया था कि किसी भी यूनिट का अगर डेफिनेशन बनाना होता है तो हर जगह हम लोग क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं, जैसे कि ऊपर दिख रहा है आपको। ठीक है, हर जगह 1 लगा देंगे तो हमारा क्या क्या डेफिनेशन बनेगा कि किसी भी करंट में किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम 1 एम्पियर बोल सकते हैं, तब बोलेंगे जब 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज 1 सेकंड में उससे पास करें। आ रहा है बात समझ में? या फिर ऐसे बोल सकते हो, जब 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज किसी भी कंडक्टर से 1 सेकंड में पास होता है तो उसमें जो करंट प्रोड्यूस होता है वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। आ रहा है बात समझ में? फिर से समझ लो, किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में अगर 1 कोलम्ब ऑफ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है गाइस, आपको समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ करंट की। ठीक है, तो ये है वो, ये होता है हमारा 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर होता है और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक, तो जैसे हमारा कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा क्योंकि उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई कंडक्टर, मान लीजिए हमने ये एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, इधर पॉजिटिव चार्ज लगा है, इधर निगेटिव चार्ज लगा है। ठीक, तो जैसे ही आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और जो प्रोटॉन होंगे वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस साइड मूव करेगा और जो हमारा प्रोटॉन है वो इस साइड मूव करेगा। ठीक है, तो जिधर हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन करंट। क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन करंट। और जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो जैसे आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि किसी भी कंडक्टर में कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, जिधर हमारा पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही हमारा क्या होता है, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। आया बात समझ में? तो इस चैप्टर में हमने 2-3 फार्मूले पढ़े हैं। पहला फार्मूला क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। ठीक है, एन इंटू ई की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब होता है। ठीक है, और एन की वैल्यू आप कुछ भी लिख सकते हो, +-1 +-2, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था। यहाँ पे देखिए, +-1 +-2 +-3। ठीक है, और ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, उसके बाद आपने एक और फार्मूला पढ़ा था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, और एक छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, तो इन सारे फार्मूले का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है,
ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। एक कंडक्टर पे करंट कितना है 0.2 एम्पियर। तो न्यूमेरिकल लगाने का सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन होता है उसको लिख लेते हैं। एक कंडक्टर है, उसके पास उसमें करंट फ्लो हो रहा है जो कि 0.2 एम्पियर का है। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। हमको क्या निकालना है, चार्ज निकालना है सबसे पहले, मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी है। चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, जो कि किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से क्या कर रहा है, पास कर रहा है कंडक्टर इन 30 सेकेंड। टाइम कितना दे दिया, 30 सेकेंड। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, मतलब एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन होता है। तो हमको क्या निकालना है, क्यू निकालना है और एन निकालना है, ठीक है। इफ़ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना दे दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, क्यू निकालना है और एन निकालना है। क्या क्या गिवन है, आई, टी और ई, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम लोग चार्ज निकालते हैं। तो हमको पता है आई चार्ज इज करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहाँ से चार्ज क्या मिलेगा, आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू आपने दिया हुआ है 0.2, टी की वैल्यू आपने दिया हुआ है 30। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 6 कूलम आ जाएगा, है बस में। अब ये हमें क्या मिल गया, सॉरी, ये हमें क्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। तो एन के लिए हम क्या करेंगे, आपको फार्मूला पता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ई। क्यू की वैल्यू आप निकाल चुके हो 6 कॉलम, ई की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ठीक है। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 3.75 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है गाइस। कुछ आया समझ में। अब जो भी क्वेरीज होगा आप लोग अपने क्लासरूम ऐप पर आप लोग क्या करोगे, रिप्लाई करोगे। अगर जो भी कन्फ्यूज़न होगा या फिर ना समझ में आया तो फिर से उसको हम क्या करेंगे, अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।